नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, किसानों के सिर तोड़ने का हुक्म देने वाले अफसर के बचाव में खट्टर सरकार, मान नहीं रहा सिद्धू का खेमा, अब पंजाब प्रभारी हरीश रावत पर साधा निशाना। जदयू ने बीजेपी नेतृत्व को घेरा, एनडीए की समन्वय समिति बनाने की मांग की। तालिबान के बदलने लगे सुर, कहा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। काबुल हवाई अड्डे पर रॉकेट से हमला, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। हरियाणा के करनाल में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के सिर तोड़ने का हुक्म देने वाले वरिष्ठ अफसर पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अफसर को कौन बचा रहा है। किसानों के खिलाफ इस पुलिस कार्रवाई में वाकई कई किसानों के सिर फूटे और एक घायल किसान को बाद में दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत भी हो गई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री जगदीश खट्टर ने अफसर का बचाव करते हुए कहा कि अफसर के शब्दों का चयन ठीक नहीं था, लेकिन कड़ाई की ज़रूरत थी। बता दें कि करनाल में किसानों ने शनिवार को उस रास्ते को बंद कर दिया था जिस रास्ते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष व दूसरे लोगों को एक कार्यक्रम में जाना था। आरोप है कि किसानों ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया, जिसमें कई किसानों के सिर फूटे, कुछ लहूलुहान हो गए और इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। एक घायल किसान को बाद में दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत भी हो गई। घटना के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को करनाल के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उधर मेघालय के राज्यपाल और पूर्व बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की खुलेआम आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से माफ़ी मांगने को कहा है। तो जो हरियाणा की कट्टर सरकार है वो दो तरह के संकेत दे रही है। एक तरफ तो वो ये कह रही है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हौसला अफजाई भी कर रही है कि कड़ाई की ज़रूरत है। अब जब कड़ाई की ज़रूरत का संदेश हरियाणा सरकार के सर्वोच्च स्तर से आया हुआ है तो जाहिर है कि अफसर भी बेलगाम होंगे और उन पर बहुत ज़बरदस्त दबाव भी होगा कि वो सख्ती बरतें। इसीलिए दुष्यंत चौटाला ने जो कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लगता, क्योंकि जब खट्टर साहब बचाव कर रहे हैं तो दुष्यंत चौटाला उनको कैसे सज़ा दिलवा सकेंगे। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा है, लेकिन ये बहुत साफ है कि किसानों के मामले में हरियाणा सरकार न केवल सख्त है बल्कि बर्बरता की हद तक चली जा रही है। और जिस तरह से लहूलुहान हुए हैं किसान पुलिस की लाठियों से, वो दृश्य सचमुच में ये बताते हैं, जैसा कि कहा है किसानों की तरफ से, कि एक तो तालिबानी ढंग से हरियाणा सरकार किसानों से निपट रही है और ये दूसरा जालियांवाला बाग जैसी स्थिति निर्मित की है हरियाणा सरकार ने। तो बहुत दुखद है और निश्चित रूप से अगर किसानों में रोष इसकी वजह से पैदा हो रहा है तो उसकी वाजिब वजहें हैं। अगली खबर लेते हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा आला कमान को भी नहीं बख्श रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई में अगले विधानसभा चुनाव लड़ने के पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर जालंधर के विधायक और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रगट सिंह ने ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के बयान पर सवाल किया है कि उन्हें ऐसी घोषणा करने का अधिकार किसने दिया। सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह ने कहा कि ये तय किया गया है कि पंजाब में अगला चुनाव सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत को बताना चाहिए कि यह फैसला कब लिया गया कि चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि हरीश रावत ने सत्य हिंदी से कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा, इस पर फैसला आला कमान लेगा। वहीं सिद्धू अभी भी कैप्टन पर हमलावर हैं। सिद्धू ने 5 से 7 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर बिजली के लिए
किए गए समझौतों को रद्द करने की मांग की है। सिद्धू ने कहा, इससे सरकार को जहां वित्तीय लाभ होगा वहीं जनता को सस्ती बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है और मैं मुद्दों से भटकने वाला नहीं हूं। तो कांग्रेस के अंतर्कलह, पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह अब राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतर्कलह भी बनती जा रही है। अब ये मामला पंजाब की कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा। जब हरीश रावत पर हमले करने पर उतारू हो गए हैं सिद्धू के समर्थक, जिसका मतलब है कि वो आला कमान को भी आड़े हाथों लेने के लिए तैयार हैं। हरीश रावत आला कमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके साथ जो भी सलाह मशवरा हो गया उसके आधार पर ही उन्होंने ये कहा होगा कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अब वो बचाव की मुद्रा में आ गए हैं और टालने वाली बात कर रहे हैं, बातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो उन्होंने गलत बयानी की है या फिर अब वो घबराकर पीछे हट रहे हैं, जो भी है। लेकिन ये स्पष्ट है कि सिद्धू बेलगाम हो गए हैं, उनके समर्थक बेलगाम हो गए हैं और वो ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि जो कुछ उनकी हरकतें हैं उससे पंजाब कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी का जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस की, उसकी भी कहना चाहिए छीछा लेदर हो रही है, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहा है पंजाब कांग्रेस को। और ये ज़्यादातर इसके लिए सिद्धू और सिद्धू का खेमा जिम्मेदार है, क्योंकि अमरिंदर सिंह फिर भी संयम बरत रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। बिहार में बीजेपी के साथ मतभेदों की खबरों के बीच जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन उनमें वो तमाम गुण और काबिलियत हैं जो किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में होती है। उनके इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल तेज कर दी हैं। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और ये बात वो किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं। यही नहीं, जेडीयू ने कहा है कि राज्य और केंद्र स्तर पर एनडीए समन्वय समिति का गठन किया जाए। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जेडीयू के प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान एनडीए की एक समन्वय समिति थी, हम अब उसी तरह की समिति का स्वागत करेंगे जो उन मुद्दों पर चर्चा करे जिन पर हम अलग अलग विचार रखते हैं। ये गठबंधन के सुचारू कामकाज में मदद करेगा और एनडीए गठबंधन के नेताओं की अनुचित टिप्पणियों को हतोत्साहित करेगा। बहुत साफ साफ संदेश देने की कोशिश हो रही है जेडीयू की तरफ से। अगर नीतीश कुमार को पीएम का मटेरियल बताया जा रहा है तो जाहिर है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती के रूप में नाम फेंका जा रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के मटेरियल थे, 3 साल 4 साल पहले उनको इसी रूप में पेश किया जा रहा था और ये संभावनाएं भी दिख रही थी। लेकिन इन 2 सालों में 3 सालों में उनका पराभव हुआ है, वो नीचे गए हैं। इसके बावजूद कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार एनडीए के तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे, अब अगर नीतीश कुमार का नाम उछाला जा रहा है तो ये साफ संकेत दिया जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी से अलग रास्ता भी अख्तियार कर सकता है, जो कि उनके, अगर आप नीतीश कुमार के पिछले बयानों को देखें उनसे भी जाहिर होता है, चाहे वो जाति जनगणना का मामला हो, पेगासस का मामला हो, उन जो स्टैंड लिया उन्होंने वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करता है, बीजेपी के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ये जो कुछ भी हुआ, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की भी मांग हो, वो भी उसी से जुड़ी है, जो ये जाहिर करती है कि बीजेपी के नेतृत्व के कार्य करने की शैली से जेडीयू असंतुष्ट है, इसीलिए इस तरह की समिति बनाने की मांग कर रहा है। अगली खबर लेते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पहली बार संकेत दिए हैं कि वो भारत के साथ अपने संबंध को बरकरार रखना चाहता है। कतर में तालिबान नेतृत्व के एक सदस्य ने कहा है कि भारत इस उपमहाद्वीप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सदस्य ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार भारत के साथ पहले की तरह ही अफगानिस्तान के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध को जारी रखना चाहते हैं। भारत को लेकर ये बयान दोहा में तालिबान के कार्यालय के उप प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन कज़ाई द्वारा दिया गया है। स्टेन कज़ाई का ताज़ा बयान तालिबान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अफगानिस्तान के मिल्ली टेलीविज़न पर शनिवार को पश्तो में
प्रसारित किया गया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान के माध्यम से भारत के साथ व्यापार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ हवाई गलियारों के माध्यम से व्यापार भी खुला रहेगा। ये काफ़ी अहम इसलिए है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को पाकिस्तान ने अक्सर बाधित किया है। तो एक तरह का संकेत देने की कोशिश की है तालिबान ने कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और टकराव नहीं चाहते हैं, भारत के खिलाफ वो कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। तो तालिबान के ये बदले सुर हैं। तालिबान बदलता हुआ दिख रहा है, जो उससे अंतर्राष्ट्रीय जगत उम्मीद कर रहा है, और तालिबान भी पिछले अनुभव से सीख कर आया है। शायद वो भी बदलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उतना नहीं बदल रहा है जितनी पूरे दुनिया को अपेक्षा है। चाहे वो स्त्रियों का मामला हो, ह्यूमन राइट्स का मामला हो, उस मामले में वो 2 कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन जितने कदमों की ज़रूरत है वो नहीं बढ़ रहा है। फिर भी ये एक अच्छा बयान है। भारत सरकार को उस पर गौर करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि तालिबान के साथ इंगेजमेंट हो, बातचीत हो और आगे दोनों के साथ काम करने के रास्ते खुलें। आज की अंतिम खबर लेते हैं। काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए आज 5 रॉकेट दौड़े गए। हालांकि अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को दी जानकारी में कहा कि इसमें किसी भी अमेरिकी की जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। ये रॉकेट किसने दागे ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। इससे पहले शनिवार को अमेरिका ने ड्रोन हमले में इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर को मारने का दावा किया था। हालांकि अमेरिका के इस ड्रोन हमले की तालिबान ने निंदा की है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को चीन के सरकारी टेलीविज़न CGTN से बातचीत में अमेरिकी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया और कहा कि इसमें 7 आम नागरिक मारे गए। तालिबान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में कोई संभावित खतरा था तो हमें उसकी सूचना दी जानी चाहिए थी, ना कि एक मनमाना हमला करना चाहिए था जिससे नागरिक हताहत हुए हैं। तो अमेरिका ने पहले ही चेतावनी जारी की गई थी कि काबुल हवाई अड्डे पर और भी हमले हो सकते हैं और ये रॉकेट दागे गए हैं, तो ये स्वाभाविक है, उसी के अनुसार हैं। उन हमलों को नाकाम कर दिया है अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने। ये राहत की बात है, लेकिन ये हमले और भी हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका के खिलाफ IS और दूसरे संगठन भी हरकत में आ गए हैं। सवाल ये है कि जो अमेरिका ने हमले किए थे, ड्रोन हमले, उसमें 7 आम नागरिकों की मौत हुई है और इसको लेकर तालिबान नाराज़ भी है और इसे मनमाना हमला, मनमानी कार्रवाई बता रहा है। ये तालिबान के साथ मिलकर कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपने दम पर भी ये सारी चीज़ें आगे करता रहेगा और तालिबान इससे चिंतित है क्योंकि इससे उसकी अथॉरिटी कम होती है और अमेरिका को जिस तरह से वो दबाना चाहता है वो उसमें उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो खींचतान है, तनातनी है, आरोप प्रत्यारोप हैं और हमले प्रति हमले हैं, वो जारी रहेंगे अभी कुछ समय तक, जब तक तालिबान की सरकार नहीं बन जाती और काबुल में स्थिरता लौट नहीं आती, तब तक ये चलता रहेगा। और अगर अमेरिका से संबंधित लोगों पर हमले हुए तो अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाइडेन बहुत बुरी तरह से दबाव में है। उन पर दबाव है कि वो अमेरिकियों पर होने वाले हमलों का मुंह तोड़ जवाब दें और तालिबान को नियंत्रण में रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।